लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी लेसन नंबर 3, जिसमें हमने स्टडी की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी हिंदी में लैंगिक जनन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन पूरी ज़िंदगी, जब तक आप बायोलॉजी, चाहे आप बॉटनी पढ़ेंगे चाहे आप जूलॉजी पढ़ेंगे, तब तक आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। और अगर बेसिक्स आप पे क्लियर नहीं होंगे तो आपको एमएससी में, बीएससी में या जब तक भी आप बायोलॉजी का स्टडी करेंगे आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स रहेंगी। आज हम स्टडी करेंगे लेसन नंबर 4, जिसको बोलते हैं फिजिकल मेजरमेंट, हिंदी में भौतिक मापन। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जैसे कि मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक क्वेश्चन बनता है कि मापन क्या है, तो मापन को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। बहुत छोटे क्लास की बात है, मगर बात बड़ी गंभीर है कि मापन होता क्या है, मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट क्यों करते हैं, मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों है। तो पहले हम क्लियर करते हैं कि मापन होता क्या है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो मापन किसी भौतिक राशि के परिमाण को, परिमाण का मतलब यहाँ समझ लीजिएगा, इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। परिमाण का मतलब होता है वैल्यू, मान, क्वांटिटी कह सकते हो आप। जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर आलू है, तो एक क्वेश्चन बना कितना, तो कितना है परिमाण। मैंने कहा उसने दौड़ लगाई, आपके मन में प्रश्न पैदा हुआ कितनी दूर तक, तो कितनी दूर तक दौड़ा, यह है परिमाण। मैंने कहा घड़ी में समय हो रहा है, खट से आपके मन में प्रश्न आया कितना, तो घड़ी में जितना बज रहा है परिमाण। मेरे पास पैसा है, कितना, परिमाण, यानी क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड। तो किसी भौतिक राशि के, भौतिक राशि भी समझ लीजिएगा, फिजिकल यूनिट उनको बोलते हैं जिनको हम तौल सकें, नाप सकें, उन्हीं चीज़ों को हम भौतिक यूनिट कहते हैं। तो किसी भौतिक राशि के परिमाण को, यानी किसी भी फिजिकल यूनिट के मेजरमेंट को या उसकी मैग्नीट्यूड को संख्याओं में व्यक्त करना मापन कहलाता है। यानी कि कोई भी जो भौतिक राशि है उसकी जो क्वांटिटी है उसको किसी संख्या में व्यक्त करना, इसी को मापन कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि सेब यहाँ पर है, प्रश्न बना कितना, कितना हो गया परिमाण, तो आपका जवाब क्या होगा 2 किलो, 10 किलो। तो किलो क्या है, किलो एक मापन यूनिट है, यानी कि जिसको आप मापक राशि कहते हैं। और जो आपने बोला 10, तो 10 क्या है, 10 संख्या है। मैंने कहा टाइम हो रहा है, आपके मन में आया कितना, तो कितना क्या है, परिमाण है, जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैंने कहा 3 बज रहे हैं, तो 3 क्या है, संख्या है। क्लियर। अब 3 क्या, घंटा या मिनट, तो ये क्या है, ये एक भौतिक राशि है नापने वाली, इसको बोलते हैं मेजरमेंट यूनिट। रहीम ने दौड़ लगाई, तो कितनी दौड़ लगाई, तो कितनी यानी परिमाण, मैग्नीट्यूड, मात्रा। अब मैंने कहा कि उसने 10 किलोमीटर दौड़ लगाई, तो 10 क्या है, संख्या, और किलोमीटर क्या है, भौतिक मापक राशि है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये मापन क्लियर हुआ होगा। अब हम मापन में करते क्या हैं, मापन में हम 2 चीज़ों की तुलना करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, तो इस बात को डिसाइड कैसे करें कि 10 मीटर कितना होता है। तो हमने एक पैमाना माना होगा, क्लास 9th में बात आपको पढ़ाई गई होगी कि हम लोगों ने एक पैमाना माना है कि इतना लंबा 1 मीटर कहलाता है। नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा कि जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, यहाँ के बाट और माप के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय में प्लैटिनम इरिडियम मिश्र धातु की एक छड़ रखी गई है। उस छड़ की लंबाई को पूरी दुनिया ने स्वेच्छा से 1 मीटर मान लिया है। एग्जाम्पल समझा रहे हैं, मान लो वो क्षण इतनी लंबी है, तो उसी को दुनिया ने मान लिया है कि इतनी लंबाई अगर किसी चीज़ की है तो उसको हम 1 मीटर मान लेंगे। तो अगर हमने कहा कि पेड़ 10 मीटर की ऊंचाई का है, तो इसका मतलब कि जो हमने 1 मीटर है उससे मैंने तुलना कर ली कि अगर वो 1 मीटर 10 बार नाप दिया जाए तो जितनी ऊंचाई बनेगी पेड़ उतना ऊंचा है। तो पेड़ के ऊंचाई की तुलना किससे हुई, मीटर से। ऐसे ही हम किसी भी चीज़ की लेंथ, किसी भी चीज़ की वैल्यू, मैंने कहा अनाज 50 किलो है, तो अनाज कितना है, तो अनाज
1 किलोग्राम से तुलना किया गया है। 1 किलोग्राम को 50 बार इकट्ठा कर लो, जितना बनेगा उतने वजन का अनाज है। तो अनाज के भार की तुलना हमने वजन की तुलना किससे की? किलोग्राम से की। तो ये है मापन, यानी मापन एक तुलनात्मक अध्ययन है। तुलनात्मक का मतलब कंपैरेटिवली स्टडी है। इसमें हम किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं कि वो इतना था तो ये कितना है। क्लियर? अब आगे हम देखते हैं कि भौतिक राशियां यानी कि जो मूल मात्रक हैं जिनके द्वारा हम नापते हैं वो कितने हैं और क्या हैं। तो अगर हम मूल राशियां और उनके मात्रक की बात करें तो मूल राशि जिसको आप फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हो वो है 7, और इन 7 मूल राशियों के जो मात्रक हैं इनको बोलते हैं मूल मात्रक। ये भी 7 हैं और इनको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। तो अगर हम देखें तो मूल राशियां 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हैं मूल मात्रक जो कि इनके मापन के यानी इनके मेजरमेंट के यूनिट्स हैं। तो पहली मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी है द्रव्यमान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मास। इसका जो मात्रक है यानी मेजरमेंट यूनिट है वो है किलोग्राम, यानी हम किसी के भी मास को यानी द्रव्यमान को किलोग्राम में तौलते हैं और इसको हम केजी से शो करते हैं किलोग्राम को, यानी इसका प्रतीक है ये। दूसरा है राशि है लंबाई। किसी भी लंबाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, और इसका जो मात्रक है यानी मेजरमेंट यूनिट है वो है मीटर। लंबाई हमेशा मीटर में नापी जाती है और मीटर को हम एम से शो करते हैं। नेक्स्ट राशि है समय। समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, और टाइम का जो मात्रक है वो है सेकंड, जिसको हम एस से शो करते हैं। अगली राशि है ताप। ताप को इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर को हम केल्विन में नापते हैं और के से शो करते हैं। टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में भी नापते हैं, लेकिन एसआई यूनिट में केल्विन। नेक्स्ट है विद्युत धारा, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मापक यूनिट जो है वो है एम्पियर, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में नापते हैं और इसको हम ए से शो करते हैं। एम्पियर एक भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक का नाम है, यानी फिजिक्स के साइंटिस्ट का नेम है। नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी भी पदार्थ की मात्रा की बात हो रही है, द्रव्यमान यानी मास की बात नहीं हो रही है। तो किसी भी पदार्थ की क्वांटिटी मोल में नापी जाती है और मोल को हम स्मॉल n से शो करते हैं। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, जिसको हम लाइट इंटेंसिटी कहते हैं। ज्योति तीव्रता का मतलब जो भी बल्ब या जो भी लाइट आपके सामने जल रही है वो कितनी लाइट निकाल रही है, कितनी तेज जल रही है, उसी को बोलते हैं ज्योति तीव्रता यानी लाइट इंटेंसिटी। इसका जो यूनिट है यानी मापक राशि है वो है कैंडिला, और इसको CD से शो करते हैं। इस तरह से ये क्लास 9th के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 11th के इंट्रोडक्शन में पढ़ाया जाता है। तो ध्यान सुन लीजिएगा, BTC के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। कि कोई पूछे मूल राशियां यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं, तो आपका जवाब होगा 7। कौन कौन सी होती हैं? द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता है। इनके मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का किलोग्राम है, लंबाई का मीटर है, समय का सेकंड है, ताप का केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर है, पदार्थ की मात्रा का मोल है और ज्योति तीव्रता का कैंडिला है, और ये इसके प्रतीक हैं। अब डिस्कस करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि फिजिक्स की शुरुआत का बेस है यानी फिजिक्स का आधार है, और पूरी फिजिक्स में इसका इस्तेमाल बार बार होता है, जिसको हम बोलते हैं सदिश तथा अदिश राशियां। इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो पहले हम स्टडी करते हैं कि सदिश राशि, जिसको इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, वो होती क्या है। तो जैसे नाम से ही क्लियर है, सदिश, सामीन साथ में, दिश माने दिशा। किसी भी क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए, किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए पहले तो हमें चाहिए परिमाण, कि वो है कितना, जिसको बोलते हैं मान। इंग्लिश में भी मैंने समझाया था पीछे क्या, मैग्नीट्यूड, कि किसी भी चीज़ की मात्रा कितनी है वो है उसकी मैग्नीट्यूड। जैसे मैंने पीछे समझाया था कि सेब है तो क्वेश्चन बना कितने किलो, तो कितने किलो क्या हो गई, उसकी क्वांटिटी। इसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं हिंदी में परिमाण और इंग्लिश में मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज़ चाहिए दिशा, कि जो भी हुआ किस डायरेक्शन में हुआ। तो अगर कोई भी ऐसी क्वांटिटी है, कोई भी ऐसी राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण यानी मान दोनों की ज़रूरत पड़े, उसी को हम सदिश राशि कहते हैं। अगर परिभाषा देखें तो वे राशियां
जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा यानी डायरेक्शन व परिमाण यानी मैग्नीट्यूड दोनों की आवश्यकता होती है सदृश राशि कहलाती है। मीन दोज फिजिकल क्वांटिटीज फॉर होम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर नेसेसरी आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अगर हम एग्जाम्पल देखें, विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन में और दूरी में बड़ा फर्क है। विस्थापन में दिशा होती है, दूरी में कोई दिशा नहीं होती। जैसे आपने किसी गोल गोल मैदान में गोल गोल घूमा, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, तो आपने उस गोल मैदान में जितनी भी दूरी तय की है वो दूरी तो हम जोड़ सकते हैं कि अगर एक मैदान 1 किलोमीटर लंबा है और आपने 4 चक्कर लगाए हैं तो आपने 4 किलोमीटर या 4 मीटर जितना भी उस मैदान का एरिया है आपने उतनी दूरी तय की है। लेकिन अगर गोल मैदान में आपने चक्कर लगाया है तो आपने यहाँ से चलना शुरू किया और आप पूरा मैदान घूमने के बाद यहाँ ही पे आके पहुँच गए, तो आप जहाँ थे वहीं पर हो, तो भाई दिशा चेंज नहीं हुई है, इसलिए विस्थापन कितना होगा? 0 होगा। फर्क को समझ लीजिएगा, विस्थापन और दूरी में अंतर। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम विस्थापन और दूरी में डिफरेंस देखें तो यानी डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। आप अपने घर से स्कूल तक आए तो तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल है 2 किलोमीटर, तो आप जब अपने घर से स्कूल आए तो आपने दूरी कितनी तय की? 2 किलोमीटर, और आपका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 किलोमीटर। लेकिन जब अपने स्कूल से तुम घर गए तो कितनी दूरी आपने तय की? फिर 2 किलोमीटर। तो टोटल आपने कितनी दूरी यानी डिस्टेंस तय की थी? तो 2 किलोमीटर आने में और 2 किलोमीटर जाने में, तो तुम्हारा डिस्टेंस यानी दूरी कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। लेकिन जब सुबह आप अपने घर से आए थे तो घर पर थे और स्कूल में आ गए तो आपने दूरी कितनी तय की? 2 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना था? वो भी 2 किलोमीटर था, क्योंकि आप थे कहाँ? घर पर, हो कहाँ? स्कूल में। लेकिन जब आप स्कूल से घर चले गए तो आप फिर वापस कितने किलोमीटर गए? 2 किलोमीटर। तो आप थे कहाँ? घर पर, और अब कहाँ हो? घर पर ही। तो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना हो गया? 0, क्योंकि आपकी पोजीशन यानी स्थिति में कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दूरी की, तो 2 किलोमीटर आप आए थे और 2 किलोमीटर गए हैं, तो आपने कितनी दूरी तय की? 4 किलोमीटर। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन पोजीशन कितना है? 0, क्योंकि जहां थे वहीं पर हो। तो समझ में आ गया होगा विस्थापन और दूरी में क्या डिफरेंस है। तो विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। और ऐसी राशियों को यानी जो सदिश राशियां होती हैं, मान लें डिस्प्लेसमेंट को हम D से दिखाते हैं, विस्थापन को D से दिखाते हैं, तो सदिश राशियों के ऊपर ऐसे तीर लगा के प्रदर्शित किया जाता है, इसको बोलते हैं वेक्टर। दूसरी सदिश राशि है वेग। वेग यानी कि किसी भी दिशा में आप अगर चल रहे हैं तो वेग है, लेकिन आप कहीं भी चल रहे हैं तो आपकी चाल है, यानी वो स्पीड है। और ये क्या है? वेलोसिटी है। तो ध्यान रखिएगा कि वेग क्या है? वेग है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को v से शो करते हैं और इसके ऊपर भी वेक्टर लगा दिया जाता है, क्योंकि वेग किसी न किसी दिशा में होता है। जैसे हम आपसे पूछें कि आपकी वेलोसिटी कितनी थी लखनऊ जाते समय, तो वेलोसिटी मान लो 40 किलोमीटर थी आपकी, वेग कितना था आपकी बाइक का? 40 किलोमीटर। और किधर जा रहे हो? लखनऊ की तरफ। तो लखनऊ का एक फिक्स डायरेक्शन है, यानी दिशा है वहां पर, इसलिए वेग क्या हो गया? वेग एक सदिश राशि हो गई। लेकिन अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड को S से शो करते हैं, ये क्या है? ये एक अदिश राशि है, अभी पीछे देखेंगे हम। यानी इसमें दिशा की जरूरत नहीं है। तुम किसी मैदान में अपनी बाइक को गोल गोल घुमाओ 40 की स्पीड में, तो वो आपकी स्पीड है। लेकिन किसी स्पेशल डायरेक्शन में जा रहे हो तो वही स्पीड कहलाएगी वेलोसिटी, क्योंकि वहां डायरेक्शन है और वो सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है बल। बल जो होता है इसका फॉर्मूला होता है F = m × a या m × d। बल का मतलब है कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से वो किसी दिशा में ढकेल गया, यानी उस पर प्रेशर लगा और वो आगे बढ़ गया। जैसे मान लीजिए एक बस खड़ी है, तो बस का मुंह यानी ड्राइवर सीट किसी न किसी डायरेक्शन में होगी। अगर आपने पीछे से धक्का लगाया तो गाड़ी किधर बढ़ेगी? आगे की ओर, यानी गाड़ी एक डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो फोर्स क्या है? फोर्स भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है, इसीलिए F के ऊपर भी एरो लगाकर शो किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण को बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि आपकी वेलोसिटी में कितना अंतर आ रहा है,
यानी पहले स्पीड कितनी थी, मान लो 80 किलोमीटर की थी, आप लखनऊ जा रहे थे, तो अब स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर की है। तो आपकी जो स्पीड घटी बढ़ी यही कहलाता है त्वरण यानी एक्सेलरेशन। लेकिन आप जा कहाँ रहे हो, लखनऊ की तरफ, यानी यहाँ पर क्या है, दिशा है। तो एक्सेलरेशन है क्या, एक्सेलरेशन है वेलोसिटी का चेंज, और इसीलिए एक्सेलरेशन यानी त्वरण को हम ए से शो करते हैं और इस पर भी हम एरो यानी वेक्टर लगाकर शो करते हैं। नेक्स्ट है संवेग। संवेग का फॉर्मूला होता है P = m × v, यानी किसी भी m माने मास का, मास माने द्रव्यमान, यानी कोई भी जो चीज़ है उसका कुछ ना कुछ भार होगा, तो वो कोई भी भार v माने वेलोसिटी यानी किस वेग से किसी तरफ जा रही है, इसी को हम मोमेंटम यानी p संवेग कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, v है, और v माने वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या है, वेग, यानी किसी भी दिशा में आपकी चाल। तो वेग क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमारा संवेग यानी मोमेंटम क्या है, ये भी एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर हम तीर लगा देते हैं। ऐसा ही आपका भार है, याद रखिएगा। द्रव्यमान क्या है, ये कोई चीज़ कितने किलो का है, और भार क्या है, भार होता है F = m × g, यानी किसी भी m माने भार को, द्रव्यमान को, g यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं भार। तो F = m × g याद रखिएगा। तो भार क्या है, किसी भी सब्सटेंस को अर्थ अपनी तरफ कितनी पावर से खींच रहा है, यही उसका भार है। और अर्थ के अट्रैक्शन की एक दिशा है, किधर, अर्थ यानी पृथ्वी हमेशा हर चीज़ को नीचे की ओर खींचती है, इसलिए ये भार भी क्या है, यानी ये भार, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी हिंदी में सदिश राशि है। इसके लिए दिशा और परिमाण यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको बार बार समझाया है कि मैग्नीट्यूड हिंदी में परिमाण का मतलब होता है वैल्यू, मान, कोई चीज़ कितना है, ये है परिमाण, किस दिशा में है, ये है डायरेक्शन। तो जिस भी राशि को, जिस भी क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए यानी रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दिशा और वैल्यू यानी परिमाण दोनों की ज़रूरत होती है, उसी को हम सदिश राशि यानी दिशा के साथ वाली राशि इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब स्टडी करते हैं कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं। तो नाम से क्लियर है, आ दिश, आ माने बिना, दिश माने दिशा के, यानी ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण माने वैल्यू की, वो कितनी हैं। अगर हम परिभाषा की बात करें, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड यानी हिंदी में मान को कितना है की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं, यानी इनके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती। नाम में भी छुपा हुआ आ दिश, इसलिए इंग्लिश में कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटी। अगर एग्जाम्पल देखें, लंबाई, सिंपल सी बात है, मैंने पूछा आपकी लंबाई कितनी है, तो क्या आप हमसे ये पूछेंगे किस दिशा में, बात समझ पा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई पेड़ है और उस पेड़ की लंबाई 5 मीटर है, तो पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, सभी दिशाओं में उसकी लंबाई एक ही बराबर होगी, यानी यहाँ पर दिशा की ज़रूरत नहीं है। तो लंबाई क्या है, एक अदिश राशि है। ऐसे ही दूरी, मैंने कहा नहीं कि अगर गोल गोल मैदान में आप घूम रहे हो तो आपने एक मैदान को जितने चक्कर लगाए उतना चक्कर जोड़ लो, ये आपकी दूरी हो गई, तो इसके लिए दिशा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वेग की बात की जाए तो वेग हमेशा दिशा में यानी वेलोसिटी हमेशा एक डायरेक्शन में होती है, इसलिए वेलोसिटी यानी हिंदी में वेग क्या है, सदिश है, और दूरी यानी डिस्टेंस क्या है, अदिश है। समय, मैंने पूछा भाई साहब क्या टाइम हो रहा है, तो क्या आप हमसे ये पूछेंगे किस दिशा में, नहीं ना, आप बोल देंगे 3 बज रहा है। तो क्या 3 पूरब में बज रहा है कि पश्चिम में कि उत्तर में कि दक्षिण में, किसी दिशा में नहीं, 3 बज रहा है। तो यानी आपने मुझे क्या बताया, आपने मुझे केवल परिमाण बताई है, मैग्नीट्यूड बताया, दिशा नहीं बताई है। तो यानी ये समय क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल। मैंने पूछा कि भाई ये जो मैदान है इसका एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है, तो क्या आप हमसे पूछेंगे भाई साहब किस दिशा में, बात समझ पा रहे हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या है, एक अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी है। एरिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब, मैंने पूछा सेब कितने किलो है, अनाज कितने किलो है, तो क्या हमसे दिशा पूछेंगे भाई साहब पूरब में, नहीं ना। तो द्रव्यमान यानी मास, मास क्या है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, हिंदी में अदिश राशि है। इसके लिए सिर्फ परिमाण की ज़रूरत होती है, दिशा की नहीं। नेक्स्ट आयतन, किसी भी बर्तन की गहराई, लंबाई, चौड़ाई कितनी है, दिशा की ज़रूरत नहीं है। तो यानी आयतन इंग्लिश में वॉल्यूम क्या है, एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है।
चाल, चाल माने स्पीड। अभी समझाया था पीछे कि वेग क्या है, सदिश है, क्योंकि किसी दिशा में चलोगे तो वेग है, और किसी भी दिशा में चलते रहोगे यानी किसी कोई खास दिशा नहीं, वहां पर स्पेशल दिशा नहीं है, तो वो है आपकी चाल। और चाल क्या है, आपकी अदिश राशि है। इसमें सिर्फ दिशा की जरूरत नहीं होती, सिर्फ परिमाण पर्याप्त है, यानी क्वांटिटी पर्याप्त है। कार्य, आपने काम किया, कितने जूल किया इससे मतलब है, किस दिशा में किया कोई जरूरत नहीं है। तो कार्य क्या है, अदिश राशि है, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऊर्जा, किसी के अंदर कितनी ऊर्जा, मैंने कहा कि इस इंसान में बहुत ऊर्जा है, तो क्या दिशा पूछेंगे आप कि किस दिशा में बहुत ऊर्जा है, नहीं ना। तो यानी कि ऊर्जा यानी एनर्जी, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती, सिर्फ परिमाण ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट है आवेश। किसी करंट में, किसी वायर में, किसी तार में धारा बह रही है, करंट का फ्लो हो रहा है किसी वायर में, तो क्या आप पूछेंगे कि सर किस दिशा में, नहीं, आप बस इतना पूछें कितने एम्पियर। तो यानी कि धारा क्या, आवेश क्या है, यानी चार्ज क्या है, तो चार्ज जो है जिसको हम कूलाम में नापते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। ताप, कोई भी बर्तन गर्म है तो क्या दिशा पूछेंगे कि भाई कुकर किस दिशा में गर्म है, नहीं, कुकर गर्म है। कितना गर्म है ये पूछेंगे, तो कितना यानी क्वांटिटी आप पूछ रहे हैं, परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो यानी कि ताप को नापने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, यानी मात्रा की ज़रूरत होती है, दिशा की नहीं। ऐसे ही दाब, प्रेशर, अगर हम प्रेशर लगाने की बात करें तो आप किसी भी दिशा में प्रेशर लगा सकते हैं। तो प्रेशर यानी दाब क्या है, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सदिश, अदिश और भौतिक मापन ये कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वही रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कहते हैं कि जो मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, तो इनको जिन भी उपकरणों से, जिन भी डिवाइस से नापा जाता है वो क्या होते हैं। जैसे आपने टीवी बहुत सुना होगा कि आज इतने मिलीमीटर वर्षा हुई, आज इतने इंच पानी गिरा, इतने इंच बर्फ गिरे, इतना ज्यादा दाब से हवा चल रही है। तो इन सभी चीजों को हम मापते कैसे हैं, कैसे हम बता देते हैं कि पानी इतने सेंटीमीटर, इतने मिलीमीटर, इतने इंच गिरा। तो उसके लिए कुछ मापक यंत्र हैं, उन्हीं मापक यंत्रों को हम आज, अगर हम पहले मेजरमेंट इक्विपमेंट की बात करें, यानी पहले मापक यंत्र की बात करें, तो पहला है रेन गेज। इसको हिंदी में भी रेन गेज कहते हैं और इंग्लिश में भी रेन गेज कहते हैं। नाम से क्लियर, रेन माने वर्षा का पानी, बारिश, और गेज का मतलब होता है मात्रा, कितनी मात्रा में वर्षा का पानी गिरा। तो ये वो मशीन होती है जो आकाशीय वर्षा की मात्रा का मापन करता है। इसमें एक इस तरह का सिलेंड्रिकल ट्यूब बना होता है, इसमें आसमान से जब बारिश पानी गिरता है तो वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, और कितना पानी इकट्ठा हुआ उसी को हम नाप लेते हैं, हम बता देते हैं इतने मिलीमीटर बारिश हुई है। ज्यादा बारिश होती है तो हम बोलते हैं इतने इंच बारिश हुई है। तो इसे हम वर्षा मापी भी कहते हैं, यानी रेन वाटर मेजरमेंट यूनिट। इसकी खोज की थी क्रिस्टोफर ब्रेन ने। बहुत पूछा जाता है आपसे कि रेन गेज की डिस्कवरी किसने की थी, तो क्रिस्टोफर ब्रेन ने की थी, याद रखिएगा। रेन गेज को क्या बोलते हैं, वर्षा मापी भी कहते हैं, यानी बारिश के पानी को मापने वाला। इसका जो पैमाना होता है, यानी किस में नापता है, तो या तो मिलीमीटर में नापता है, आपने टीवी बहुत सुना होगा, या तो उसको इंच में नापता है। जब बारिश ज्यादा होती है तो पानी को इंच में नापते हैं, बर्फबारी ज्यादा होती है तो उसको इंच में नापते हैं, और जब बारिश कम होती है तो उसको हम मिलीमीटर में मापते हैं। नेक्स्ट है कि किसी निश्चित स्थान की वर्षा का मापन, यानी जो रेन गेज है ये किसी सीमित क्षेत्र पे कितना बारिश हुआ है उसको तो मेजर कर सकता है, उसका मापन कर सकता है, मगर किसी बहुत बड़े एरिया में, पूरे प्रदेश में कितना पानी गिरा उसका मापन ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि प्रदेश में अलग अलग स्थान पर अलग अलग कंडीशंस में बारिश होती है। आपने सुना भी होगा कि आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी, कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश होगी। तो यानी सभी जगह बारिश की मात्रा एक बराबर नहीं है। तो रेन गेज एक बड़े एरिया के बारिश का मापन नहीं कर सकता, इस बात को याद रखिएगा। ये एक सीमित स्थान, एक छोटे स्थान पर कितनी बारिश हुई है इसी की मात्रा का मापन कर सकता है। तो ये जो रेन गेज होता है ये कई तरह का होता है, यानी टाइप्स ऑफ रेन गेज। तो रेन गेज के ये 4 प्रकार हैं जिनको आमतौर पर मौसम वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं वर्षा के मापन में। पहला होता है ग्रेजुएट सिलेंडर। ये एक सिलेंडर होता है जिस पर गिरने वाली बारिश के भार के आधार पर हम बताते हैं कितना पानी का बारिश हुआ है। नेक्स्ट है टिपिंग बाल्टी। टिपिंग बाल्टी जिसमें कि एक हम बाल्टी का इस्तेमाल करते हैं और उस पर कितना पानी प्रेशर के साथ गिरा है उसके अंदर, उसी के स्टोरेज के बेस पर हम इसको डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट है वजन गेज, पानी के वजन से बता देता है कितना पानी गिरा हुआ है। और लास्ट है रेन गेज ऑप्टिकल।
इसमें पानी से परावर्तन प्रकाश के आधार पर भी हम बताते हैं कि पानी इतनी मात्रा में गिरा हुआ है। तो फिलहाल इतने डीप में आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हो। आपसे बस इतना पूछा जा सकता है कि बारिश के पानी का मापन किससे करते हैं, तो आपका जवाब होगा कि बारिश के पानी का मापन रेन गेज से करते हैं, जिसे हम वर्षा मापी कहते हैं। और इसकी खोज क्रिस्टोफर ब्रेन ने की थी और ये एक सीमित क्षेत्र के बारिश के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे सकता है, बड़े एरिया में कितना बारिश हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर घरों में प्रयोग होने वाला सबसे सामान्य उपकरण है, जो कि डॉक्टर की दुकान, हॉस्पिटल, घरों सभी जगह पे हमने उसका इस्तेमाल होते हुए देखा है। और आप सभी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी थर्मामीटर अपने हाथ में लेकर देखा है, चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। तो थर्मामीटर है क्या? थर्मामीटर नाम से क्लियर है, थर्मो मीन टेम्परेचर, वर्ड को ध्यान रखिएगा। कहीं भी थर्मो नाम का वर्ड हो इसका मतलब होता है तापमान यानी टेम्परेचर, और मीटर का मतलब होता है नापने वाला। तो जो टेम्परेचर को नापे वही थर्मामीटर है। तो थर्मामीटर ताप मापने का उपकरण है, मीन इट इज द यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को मापता है। कांच के ट्यूब का बना होता है। आपने अगर थर्मामीटर देखा होगा, जो थर्मामीटर डॉक्टर ऐसे छटक करके आपके जुबान या आपके हाथों में लगाते हैं, उसी को हम बोलते हैं थर्मामीटर। वो कांच के ट्यूब का बना होता है। इसके अंदर एक सफेद रंग का लिक्विड ऊपर नीचे होता रहता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो लिक्विड ऊपर जाता है, टेम्परेचर घटता है तो वो लिक्विड नीचे आता है। उसी से डॉक्टर आपकी बॉडी के टेम्परेचर को यानी ताप को जान पाते हैं। तो वो जो सफेद लिक्विड होता है वो होता है पारा। पारा मीन मरकरी। और मरकरी के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एकमात्र ऐसा धातु यानी मेटल है जो लिक्विड कंडीशन में रहता है, यानी द्रव अवस्था में रहता है। बाकी दुनिया में अब तक जितने भी धातु यानी मेटल हमें मालूम है वो सबके सब सॉलिड कंडीशन में रहते हैं। अब अगर हम थर्मामीटर की डिस्कवरी की बात करें तो इसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है डिस्कवरी का। जो सबसे पहला थर्मामीटर हमारे सामने आया था वो 1612 ईस्वी में आया था। संतोरियो ने बनाया था, इटली के रहने वाले थे। इन्होंने सबसे प्रारंभिक सबसे इनिशियल थर्मामीटर इन्होंने ही बनाया था। उसके बाद समय पर उस थर्मामीटर में मॉडिफिकेशन होता गया। आज तो हम डिजिटल थर्मामीटर यूज करते हैं, डिजिटल जमाना है, डिजिटल थर्मामीटर। तो उसमें मॉडिफिकेशन क्या था? 1654 में ग्रैंड ड्यूक ने, यानी इन्होंने दूसरा थर्मामीटर बना करके आपको दिया जो पहले थर्मामीटर से थोड़ा ज्यादा मॉडिफाई था। फिर 1740 में 1714 में ग्रेबियल फॉरेनहाइट ने एक एडवांस थर्मामीटर बना के दिया था जो कि डिग्री सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट दोनों में तापमान का मापन करता था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि फॉरेनहाइट में तापमान नापने वाला थर्मामीटर किसने बनाया था? तो ग्रेबियल फॉरेनहाइट, नाम से ही रट डालिए फॉरेनहाइट। और जो थर्मामीटर होता है ये 3 पैमानों में तापमान को नापता है। डिग्री सेंटीग्रेड में नापता है, डिग्री फॉरेनहाइट में नापता है और डिग्री केल्विन में नापता है। आपसे पूछा जा सकता है कि तापमान को कितने तरह से नापा जा सकता है? तो तापमान को सिर्फ 3 तरह से नापा जा सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फॉरेनहाइट और डिग्री केल्विन। अब हम बात करते हैं कि थर्मामीटर कितने तरह का होता है। जी हाँ, समय के साथ साथ इंसान मॉडिफाई होता गया। आज मॉडर्न इंसान, कम मॉडर्न इंसान, वेल सिविलाइज्ड इंसान, सुपरफिशियल इंसान। बताओ, सोचो, इंसान की कैटेगरीज, जबकि है क्या इंसान? लेकिन जानवर। सिर्फ इंसान एक जानवर है। आपने अपने आप को धोखा देने के लिए मिडिल क्लास, हाई क्लास, लोअर क्लास, ये क्लास, वो क्लास, दुनिया में 2 ही सेक्स भी हैं, मेल और फीमेल। तीसरा जो होता है ना तो मैथमेटिकल होता है ना वो सिस्टमेटिकल होता है, वो ऑटोमेटिकल होता है। खैर, तो जो थर्मामीटर है 2 तरह के होते हैं। एक होता है एनालॉग थर्मामीटर, जिसको आप बोलते हो मैनुअल थर्मामीटर। इसमें क्या होता है कि एक पतले से कांच की पाइप होती है। इस थर्मामीटर को आपने देखा होगा नॉर्मली, और उसके अंदर सफेद रंग का लिक्विड यानी पारा भरा होता है। जब हम उसको अपनी बॉडी के से टच करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो पारा ऊपर जाता है, और उसमें पैमाने लिखे होते हैं, जैसे आपकी स्केल पटरी में लिखे होते हैं। तो डॉक्टर उसे नाप लेते हैं, इतने डिग्री सेंटीग्रेड या इतने डिग्री फॉरेनहाइट। और ये यूज करते समय एक चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए कि थर्मामीटर आपका चटका ना हुआ हो। क्यों? क्योंकि उसमें पारा है, और पारा अगर आपकी बॉडी के अंदर चला गया आपकी जान चली जाएगी। नेक्स्ट है डिजिटल थर्मामीटर, जिसको हम बोलते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल मीन डिजिट, डिजिट माने अंक। जो थर्मामीटर हमारे शरीर के तापमान को अंक में दिखाए उसी को डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं। एक पतली सी रॉड जैसी होती है, इसके ऊपर एक
मॉनिटर लगा होता है जिसको आप स्क्रीन कह सकते हो, और उस स्क्रीन पे हमें तापमान दिखता है इतने डिग्री सेंटीग्रेड, इतने डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से। इसके अंदर एक इंफ्रारेड सेंसर लगा होता है, पर हमारी बॉडी से जो भी गर्मी निकलती है वो इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है, और इसी इंफ्रारेड रेडिएशन को वो सेंसर कैच कर लेता है, और जितना तापमान काउंट में आता है उतना डिस्प्ले पर शो कर देता है। तो यही कहलाता है एक नया चोचला क्या, डिजिटल थर्मोमीटर। अब अगर हम दूरियों को नापने की बात करें तो कहीं भी कोई दूरी होती है तो आपने सुना होगा दूरी के मात्रक में एक चीज लगा होता है मीटर, यानी दूरियों को नापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। छोटी दूरी अगर है तो उसको हम मीटर में इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक मकान से दूसरे मकान के बीच की दूरी, तो इसको हम मीटर में नापते हैं, ना कि किलोमीटर या किसी और भी पैमाने में। या कोई भी चीज कितनी लंबी है तो मीटर में उसको नाप लेते हैं। इवन हम मकान के साइज को भी मीटर या मीटर स्क्वायर में मापते हैं। तो जो जो दूरियों का मापन होता है, छोटी दूरियों को नापने के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा इस चीज को। रस्सी लेनी होती है, मीटर में नापते हैं। एक मकान से दूसरे मकान की दूरी मीटर में नापते हैं। किसी मकान का एरिया मीटर स्क्वायर या मीटर में ही हम नापते हैं। मीटर में 1 मीटर जो होता है इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर आप कभी कपड़े की दुकान पर गए हो तो आपने देखा होगा कि लोहे की रॉड होती है लगभग 1 हाथ की लंबी, और उसी से वो कपड़ा नाप करके काटता है। तो वो कितनी है, 1 मीटर है। उसमें छोटे छोटे पैमाने बने हुए हैं, स्केल्स बने हुए हैं, उसमें 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखी हुई है, और ये 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। किसी भी मीटर स्केल से यानी मीटर पैमाने से हम कम से कम 0.1 सेंटीमीटर, यानी कोई भी मीटर पैमाना कम से कम कितना नाप सकता है, तो 0.1 सेंटीमीटर नाप सकता है। यही उसका मीटर पैमाने की नापने की सबसे छोटी लिमिट है। याद भी रखिएगा, एक वर्ड आप लोगों से पूछा जाता है क्लास 9th में बहुत ज्यादा, अल्पतमांक किसे कहते हैं, लीस्ट मेजरमेंट किसे कहते हैं। तो कोई भी नापने वाला उपकरण कम से कम कितना नाप सकता है, वही उसका अल्पतमांक है। अल्पतमांक मीन अल्पतम, सबसे कम मापन, यानी वो कम से कम कितना तौल सकता है। क्लियर? जो अति सूक्ष्म दूरी होती है, बहुत छोटी दूरी, जैसे बोलो इतना किसी तार की मोटाई है, किसी तार की चौड़ाई है, वो कितनी होगी, तो उसको हम स्क्रू गेज से या वर्नियर कैलिपर से या स्फेरोमीटर, स्फेयर माने घेरा, मीटर माने नापने वाला, या स्फेरोमीटर से नापते हैं। याद रखिएगा, लेकिन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस को, तार की मोटाई है, सिक्के की चौड़ाई है, इन सब चीजों को। अब कुछ पैमाने हैं। 1 सेंटीमीटर, सेंटी माने 100, तो 1/100 यानी 10⁻² मीटर। इसको आपको लर्न रखना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10⁻²। पलट के देखो, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में तो 1/100 यानी 10⁻² मीटर। ऐसे ही 1 मिलीमीटर में, मिली माने 1000, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ध्यान दीजिए, 1 मीटर में मीटर बड़ा हुआ, 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर 1 मिलीमीटर में मीटर पूछा जाए तो उल्टा कर दो, 1/1000। तो 1000 में कितने जीरो, 3, तो 10⁻³ ऊपर आएगा, -3, तो 10⁻³ मीटर। ऐसे ही ये कभी U जैसा कुछ बना मिले, M मीन मीटर, और U जैसा बना मिले तो उसको माइक्रो बोलते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर, इस U को पहचान लीजिएगा, इसको माइक्रो बोलते हैं। तो 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, आपको लर्न करना है। ऐसे ही अगर कहीं पे NM लिखा मिले, N मीन नैनो और M मीन मीटर, तो नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर में, नैनो मीन 10⁻⁹, ऐसे याद रखो, 9 नैनो, तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻�9 मीटर के बराबर होता है। और आने वाली साइंस की टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी है, आप देखिएगा। नेक्स्ट है A। अगर कहीं पे A लगा हो और A के ऊपर छोटा सा गोला बना हो तो इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम यानी 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे ही अगर PM कहीं पे लिखा हो, PM, P मीन पिको, M मीन मीटर, तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। याद रखो, नैनो मीन 9, 10⁻9, पिको मीन 12, 10⁻12। ऐसे ही 1 फर्मी, तो 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर। ऐसे ही 1 AU, ध्यान दीजिएगा ये नया है, AU एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट।
कोई भी जो ग्रह और उपग्रह हमारे अंतरिक्ष में हैं वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, तो चूंकि बहुत दूरी पर होते हैं इसलिए उनका पैमाना बड़ा होता है, उसी को हम AU यानी एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट बोलते हैं, और ये बहुत बड़ा पैमाना होता है। तो 1 AU यानी एक एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, एक खगोलीय दूरी 1.496, इसको आप 1.5 भी कह सकते हो। तो 1.496 इंटू 10 पावर, ध्यान दीजिए पावर प्लस में है, 10 पावर 11 मीटर। अगर हम देखें तो मिलियन ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि 1 एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट एक बहुत बड़ी यूनिट हुई। नेक्स्ट है 1 km, बड़ा बदनाम यूनिट है। km किलोमीटर, बच्चा जानता है कि 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसको 10 पावर 3 आप लिख सकते हो, +3 की बात हो रही है। नेक्स्ट है 1 प्रकाश वर्ष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हो? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। बहुत बड़ा यूनिट हो गया, क्यों? क्योंकि लाइट तो सेकेंडों में 3 इंटू 10 पावर 8, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। तो ऐसी कंडीशन में एक साल में तो लाइट बहुत दूरी तय कर लेगी। तो ये दो गैलेक्सी के बीच में दूरी निकालने का बहुत बड़ा पैमाना है, मतलब इससे बड़ा पैमाना दूरी निकालने में कोई नहीं है। तो एक प्रकाश वर्ष बहुत सिंपल से निकालने का तरीका, यहाँ पे इकट्ठा लिखा हुआ है कि 9.461 इंटू 10 पावर 15 मीटर होता है। 10 पावर प्लस 15 है, बहुत ज्यादा हुआ। निकाला कैसे हो गया? लाइट की स्पीड कितनी? 3 इंटू 10 पावर 8 गुणे कितने दिन में चलती है? 365 दिन में, तो गुणे 365 गुणे एक दिन में कितने घंटे? 24। इस तरह से हमने इसको निकाला होगा। नेक्स्ट है 1 मील, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। फिर है 1 मील, आपने बहुत सुना होगा 1 मील दूर है, तो 1 मील लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर होता है। 1.5 किलोमीटर का मतलब एक किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1.5 किलोमीटर में 1500 मीटर, तो इसमें 1.609 यानी 1600 मीटर होता है, इंटू 10 पावर 3 मीटर। नेक्स्ट है 1 गज, गज बड़ा सुना होगा आपने, तो 1 गज लगभग 1 मीटर के बराबर होता है। तो वह 1 गज इक्वल टू 0.9144, यानी मैथमेटिकली आए तो 1 मीटर से बहुत जरा सा छोटा, लेकिन चूंकि पॉइंट के बाद 9 है, अगर ये 9 हटा दें तो पॉइंट के पहले क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी कि 1 गज लगभग 1 मीटर के बराबर होता है। एग्जैक्ट वैल्यू ये लिखी हुई है 0.9144 मीटर। नेक्स्ट है 1 इंच, बहुत छोटी यूनिट है ये, तो 1 इंच में लगभग 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर और मीटर में कितने का अंतर है? 100 का, तो यानी 0.0254 मीटर। क्लियर? तो ये आपके दूरियों को नापने के पैमाने हैं। अब अगर हम द्रव्यमान को नापने की बात करें, द्रव्यमान मीन मेजरमेंट ऑफ मास, कोई भी मास किस में नापते हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर कभी भी तौलने की बात आती है तो आपकी निगाह में एक चीज आती, क्या? तराजू। तराजू मीन बैलेंस। तो किसी भी भार को या किसी भी मास को, द्रव्यमान को नापने के लिए हम तुला यानी तराजू का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी जो तराजू होता है वो इन पैमानों में किसी भी सब्सटेंस के, किसी पदार्थ के द्रव्यमान को तौलता है। तो पहला पैमाना है ग्राम, तो 1 ग्राम जो होता है वो 10 पावर -3 किलोग्राम के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे, तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होगा? तो 1/1000, तो 1/1000 ही तो 10 पावर -3 है, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं। ये छोटा पैमाना है, ये बड़ा पैमाना है। नेक्स्ट है 1 कुंटल। आप कभी अनाज अगर आपने देखा हो कि आपके घर में अनाज आया है तो अनाज कुंटल में आता है, अगर किलो में नापते हैं तो बड़ा पैमाना बनता है। तो 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं। तो 1 क्विंटल कभी भी आपके सामने कोई बोले, इसका मतलब वो 100 किलो की बात आपसे कर रहा है। ऐसे ही इससे बड़ा पैमाना यानी इससे बड़ा मेजरमेंट यूनिट है टन। टन आपने सुना होगा, इतने टन अनाज। तो एक जो टन होता है उसमें 10 क्विंटल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 टन इक्वल टू 10 क्विंटल, और 10 क्विंटल यानी 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं? 100, तो 10 गुणे 100 यानी 1000 किलोग्राम। तो 1 टन इक्वल टू, फिर से बोल रहा हूं, 1 टन इक्वल टू 10 क्विंटल, और 10 क्विंटल इक्वल टू तो 10 गुणे 100 यानी 1000 किलोग्राम। अगला है स्लग। स्लग में होते हैं 14.59, यानी बहुत मोटा मोटा बोले तो 14.5 किलोग्राम इक्वल टू 1 स्लग। क्लियर? अब हम देखते हैं कि समय को नापने के क्या क्या पैमाने हैं। जब हम समय को नापने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधी से एक बात आती है, क्या? घड़ी। क्योंकि समय को नापने के लिए हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो समय को नापने के ये पैमाने हैं। समय का जो सबसे छोटा पैमाना है, ये छोटा पैमाना नहीं कहते हैं, हम स्टार्टिंग कहते हैं। तो एम मीन मिली, एस मीन सेकेंड, मिली माने मैं पीछे बताया था 1000,
तो 1 मिली सेकेंड, तो 1000 में कितने जीरो, 1000 में 3 जीरो होते हैं, तो नीचे हो गया 10 पावर 3, ऊपर आएगा 10 पावर -3, तो यानी 1 m मीन मिली s मीन सेकेंड इज इक्वल टू 10 पावर -3 सेकेंड। याद रखिएगा 1, देखो फिर u आ गया, अभी पीछे समझाया था, u मीन माइक्रो, तो 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू 10 पावर -6 सेकेंड। अब यहां पे ध्यान दीजिए ns आ गया, n मीन ये भी पीछे समझाया था, नैनो, नैनो मीन 9, तो 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू 10 पावर -9 सेकेंड। नेक्स्ट है 1 घंटा, इसको आप जानते हैं 1 घंटे में कितने मिनट, तो 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड, ध्यान दीजिए यहां पर 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो अगर हम 1 घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो 60 गुणे 60 यानी 3600, 3600 सेकंड। याद रखिएगा 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। कोई आपसे पूछे कि 1 दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, तो 24 घंटे, और 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो ये 86400 आपका आंसर आ जाएगा, तो यानी 86400 सेकंड होते हैं 1 दिन में। ऐसे कोई आपसे पूछे 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं, बच्चा जानता है कि 1 वर्ष यानी 1 साल में 365 डेज होते हैं। नेक्स्ट है 1 सेक, किसके बराबर होता है, तो 1 सेक 10 पावर -8 सेकंड के बराबर होता है, यानी 10 की घात -8 सेकंड के बराबर। अब लास्ट में हम कुछ उपकरण और उनके मापन के तरीकों को हम समझ लेते हैं, कौन सा उपकरण क्या नापता है। लेकिन इसकी स्टडी करने से पहले मैं आपको वार्न कर देता हूं कि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, सुपर टेट हो, सेमेस्टर एग्जाम हो, या और भी किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो जीएस में यानी जनरल साइंस में या जनरल नॉलेज में इनमें से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। उपकरण और मापन 2 कैटेगरीज में बात कर रहा हूं। तो पहला उपकरण है एल्टीमीटर। तो याद रखिएगा ऊंचाई को हम एल्टीट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, तो एल्टीट्यूड को नापने वाला एल्टीमीटर। तो एल्टीमीटर ऊंचाई को नापता है। कोई आपसे पूछे कि ऊंचाई का मापन किससे करते हैं, तो एल्टीमीटर से। एनीमोमीटर ये वायु वेग को मापता है कि हवा कितनी तेज चल रही है, आंधी कितनी तेज चल रही है, इसको नापता है हमारा एनीमोमीटर। अगला है कार्डियोग्राफ। कार्डियो नाम का वर्ड कहीं भी यूज हो, मान लीजिएगा कि आपके प्यारे दिल की बात हो रही है जिसको आपने बदनाम कर रखा है, तो कभी भी अगर कार्डियो नाम का वर्ड आ जाए तो हृदय से मतलब है। हृदय के डॉक्टर को हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, और हृदय के रोग का जिस डिपार्टमेंट में इलाज होता है उसको हम कार्डियो डिपार्टमेंट कहते हैं। तो कार्डियोग्राफ, कार्डियो मीन हृदय का, ग्राफ मीन धड़कनों का नक्शा। तो जो भी कार्डियोग्राफ मशीन है वो हृदय की गति का मापन करता है कि आपका हार्ट सही काम कर रहा है या नहीं, यानी उसकी गतियां सही है या नहीं है। नेक्स्ट है डायनामो। ये सेमेस्टर एग्जाम 2017 में और 2018 में कॉन्टिन्यूअस लगातार पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये डायनामो गाड़ियों में लगा होता है, और गाड़ियों में आपको मालूम है कि बैटरी लगी होती है, और बैटरी को चार्ज करने के लिए क्या चाहिए, विद्युत धारा। तो डायनामो एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डायनामो क्या करता है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। नेक्स्ट है फैदोमीटर। फैदो, तो आपने सुना होगा कि फला समुद्र इतना गहरा है, फला समुद्र इतना गहरा है, तो समुद्र की गहराई किस में नापते हैं, तो समुद्र की गहराई को हम फैदोमीटर में नापते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर गैल्वेनी नाम के वैज्ञानिक ने बनाया था, और इसके द्वारा हम विद्युत धारा का मापन करते हैं कि करंट कितना है, जिसका एक मात्रक और है एम्पियर। नेक्स्ट है पाइरोमीटर। पाइराइट, पाइराइट उच्च ताप का एक पैमाना है, तो पाइरोमीटर जो उच्च ताप को मापे, हाई टेम्परेचर को जो काउंट करे, वही पाइरोमीटर है। नेक्स्ट है सिस्मोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिस्मोमीटर। आपने सुनता है कि फला जगह पर इतने रिएक्टर पैमाने का भूकंप आया है, तो वो रिएक्टर पैमाना नापा किससे जाता है, तो रिएक्टर पैमाना नापा जाता है सिस्मोमीटर से। तो सिस्मोमीटर क्या नापता है, भूकंप की तीव्रता को। क्लियर। अब अगर हम बात करें कैलोरीमीटर की, तो कैलोरी किसका नाम मापन है,
ऊर्जा का। कार्य को हम कैलोरी में नापते हैं या एनर्जी को हम कैलोरी में नापते हैं। तो कैलोरीमीटर यानी ऊष्मा का मापन, ऊष्मा ही एनर्जी है। नेक्स्ट है कंपास, बहुत सुना होगा आपने, पूछा भी जाता है। समुद्र में और जंगलों में दिशा का ज्ञान नहीं हो पाता। ऐसे भी जंगल हैं जहां पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती, तो कि सूरज को देखकर पूरा पश्चिम जान लें, तो वहां पर कंपास के द्वारा हम दिशा का ज्ञान करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हिप्सोमीटर। कई रेलवे स्टेशन पर आपने देखा होगा समुद्र तल से इतने मीटर की ऊंचाई पर, तो ये ऊंचाई कैसे नापी गई है? ये नापी गई है हिप्सोमीटर से। तो हिप्सोमीटर क्या करता है? समुद्र तल से ऊंचाई को नापता है। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। जैसे बारिश का माहौल है, आप बोलते हो आज बड़ी उमस है, तो ये उमस यानी नमी यानी ह्यूमिडिटी किसने नापा? ये नापा है हाइग्रोमीटर ने। तो हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता यानी नमी को नापता है। नेक्स्ट है लैक्टोमीटर। लैक्टो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी लैक्टो नाम का वर्ड आ जाए, आपके दूध की बात हो रही है, जिसके दूध को आप पीते हो, क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड होती है। दूध में मिठास जो होती है वो लैक्टोज शर्करा कण होती है। दूध में जो बैक्टीरिया होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। तो लैक्टोमीटर क्या नापेगा? दूध की शुद्धता को नापेगा कि दूध कितना शुद्ध है। नेक्स्ट है रडार, बहुत आपने सुना होगा, वो हमारी रडार पर है। रडार जो होता है ये वायुयान की स्थिति को, कि एरोप्लेन की पोजीशन इस समय कहां पर है, उसी को मेजर करता है, इसी को बोलते हैं रडार सिस्टम। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर वायु के दाब को नापता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, पिछले साल के सीटेट में भी आया था। तो बैरोमीटर वायु दाब को मापता है। इस तरह से आपका लेसन नंबर 4 फिजिकल मेजरमेंट यानी भौतिक मापन बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का फिनिश होता है। और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा मनोबल बढ़ाइए, मैं आपका साथ ऐसे ही देता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन को लेकर के।